नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम आइडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार आज आप लोगों को फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अभ्यास कराने जा रहा हूं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2021-22 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, इसलिए आप इनको ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, यदि माध्यम ए का माध्यम बी के सापेक्ष अपवर्तनांक ए μ1 बी से दर्शाया जाए तो अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? इफ़ ए म्यू बी इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, देन विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशंस इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए μ1 बी इक्वल टू μ1 ए बाई म्यू बी। अगला प्रश्न है, अपवर्तनांक म्यू एम वाले माध्यम में अपवर्तनांक म्यू एल का एक लेंस रखा हुआ है। लेंस पर समानांतर किरण पुंज आपतित होने पर निर्गत किरण पुंज भी समानांतर रहती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। म्यू एम और म्यू एल में सही संबंध है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशंस इज करेक्ट फॉर म्यू m and mu l for the given figure, which shows parallel 6 incident beam on a lens of refractive index mu l placed in a medium of refractive index mu m and parallel emergent beam। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी म्यू एम म्यू एल। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक माध्यम का अपवर्तनांक √2 है, इसका संगत क्रांति कोण होगा? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज √2, इट्स corresponding क्रिटिकल एंगल विल बी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन में है आभासी और छोटा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, वास्तविक और बड़ा। द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आभासी और बड़ा, यानी वर्चुअल एंड इन लार्ज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालांतर इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू 1 बाय पथांतर, यानी फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू 1 बाय पाथ डिफरेंस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गोलाकार तरंग को उत्पन्न करने के लिए स्रोत की आकृति होती है। द शेप ऑफ सोर्स टू प्रोड्यूस स्पाइरल वेव फ्रंट इज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिंदु स्रोत, वो इंग्लिश में बोले तो पॉइंट सोर्स। अगला प्रश्न है, प्रकाश की जानकारी निम्नलिखित में कौन देता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट कलर ऑफ लाइट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तरंग दैर्ध्य, और इंग्लिश में बोले तो वेव लेंथ। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर लेंस के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष को हटाया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग आई डिफेक्ट्स इज रिमूव्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूरदर्शिता, इंग्लिश में बोले तो हाइपरमेट्रोपिया। अगला प्रश्न है, हवा में कांच के लेंस की फोकस दूरी एफ ए और पानी में कांच के लेंस की फोकस दूरी एफ डब्ल्यू के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? प्रयोग करें यू जी इक्वल टू 3/2 या म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 4/3। विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशंस बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस इन एयर एफ ए एंड फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस इन वाटर एफ डब्ल्यू इज करेक्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एफ डब्ल्यू इक्वल टू 2f ए। अगला प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ माध्यम का अपवर्तनांक
विथ इंक्रीजेज इन वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घटता है। तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो घटता है, यानी इंग्लिश में हो जाएगा इसका आंसर डिक्रीजेज। अगला प्रश्न है, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक होता है। एसआई यूनिट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी Vm/-1। अगला प्रश्न है, एक बंद गोलीय सतह के अंदर आवेश Q-QE के लिए एसआई मात्रक में विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित में कौन सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एसआई यूनिट ओवर ए क्लोज स्फेरिकल सरफेस हैविंग चार्ज Q-Q इनसाइड इट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Q-Q। दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता वेक्टर ए ई में रखे गए द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण वेक्टर आर के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, एक संधारित्र में संचित विद्युतीय स्थित ऊर्जा का व्यंजक है। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, सही आंसर 1/2 CV²। अगला प्रश्न है, निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक होता है। द वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर वैक्यूम इज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधात्मक का एसआई मात्रक होता है। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर। दोस्तों अगला प्रश्न है, ओम के नियम के सदिश निरूपण है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग कोड का मान होता है। येलो कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस इज ऑफ वैल्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी त्वरित। अगला प्रश्न है, प्रतिबाधा निरूपित करता है। इम्पीडेंस रिप्रेजेंट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिबाधा विद्युत वाहक बल को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है, श्रेणी क्रमित LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। पावर फैक्टर ऑफ सीरीज LR सर्किट इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी R/√R² प्लस ω² L²। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए चित्र में धारा I का मान निम्नलिखित में कौन है? यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वैल्यू ऑफ करेंट I इन द गिवन फिगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी I = 2A। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक सीधे अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इन्फिनाइट लेंथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी B = μ0I/2πr। अगला क्वेश्चन है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनंत, यानी बोले तो इन्फिनाइट। अगला प्रश्न है, तप्त तार एमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन मान मापा जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट इज मेजर्ड बाय हॉट विंड एमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल औसत वर्क मान, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर वर्क डन इन द
डिफ्लेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टेस्ला। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। एंगल ऑफ डीप एट अर्थ मैग्नेटिक पोल इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 90 डिग्री। अगला प्रश्न है एक बहुत छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होता है। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द इंड ऑन एंड बोथ साइड ऑन पोजिशन ऑफ ए वेरी शॉर्ट मैग्नेट एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द मैग्नेट इज। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 1:2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एकल चुंबकीय ध्रुव, बोले तो सिंगल मैग्नेटिक पोल। अगला प्रश्न है फोटोन की ऊर्जा होती है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एच। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस पर आवेश नहीं होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ नो चार्ज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अल्फा प्रैक्टिकल। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ डाउट है, आप लोग अपने से एक बार आंसर मिला लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन तरंग संख्या के बराबर होता है। पिच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू द वेव नंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एन लैम्डा। अगला प्रश्न है एक परमाणु यू में न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है। जो टोटल नंबर ऑफ एन न्यूट्रॉन्स एन एटॉम यू इज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 197। अगला प्रश्न है मूल लॉजिक गेट होते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स आर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एंड और नॉट। अगला प्रश्न है 1+1 का द्विआधारी योग होता है। द बाइनरी एडिशन ऑफ 1+1 इज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10। अगला प्रश्न है लॉजिक संकेत डैश के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर द लॉजिक सिंबल इतना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी y = a × b पर डैश। अगला प्रश्न है एक मूल कण निम्नलिखित में कौन नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अल्फा कण। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल समान होती है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन दिस सेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सभी तरंग दैर्ध्यों के लिए यानी फॉर ऑल वेवलेंथ्स। अगला प्रश्न है बैंड की चौड़ाई के लिए स्पेक्ट्रम की अधिकतम आवृत्ति और स्पेक्ट्रम की न्यूनतम आवृत्ति के बीच संबंध होता है। द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर बैंड विथ इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस आंसर को मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अगला प्रश्न है प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में कौन है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसका इंग्लिश हो जाएगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 10.15 का बेस में 10 का द्विधारी तुल्यांक होता है। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल इतना इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1111 का बेस 2। अगला प्रश्न है 1 नैनो कूलम के बराबर होता है। 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू। तो 1 नैनो कूलम दोस्तों किसके बराबर होता है 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है
आवेश का रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक होता है। एसआई यूनिट ऑफ लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज इज। तो आप लोग सब जानते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक होता है पर सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक आवेशित चालक के सतह और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है। एन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 90 डिग्री। तो दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगी, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँच पाए। चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चालक की धारिता और इसके क्षेत्रफल के बीच संबंध होता है। द रिलेशन बिटवीन कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर एंड इट्स एरिया इज। तो दोस्तों इसका भी आंसर में कुछ डाउट है, आप लोग मिला लीजिएगा तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अगला प्रश्न है, आर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता होती है। कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में कौन राशि समान होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज इन द सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी विभवांतर, बोले तो इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस। अगला प्रश्न है, व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। विड्थ ऑफ इंटरफ्रेंस फ्रिंज इज। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बी इक्वल टू डी लेमडा बाई डी। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3 × 6 × 10⁻⁶ जूल। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम में मध्यमा निरूपित करता है। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न तो 10th क्लास में भी देखने को मिला होगा। मिडिल फिगर ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल रिप्रेजेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गति की दिशा को, बोले तो डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगला प्रश्न है, प्रेरणिक प्रतिघात होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी XL = ω/L। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति होता है। पावर इज एन अल्टरनेटिव करंट सर्किट इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस उपकरण के साथ ताम्र क्षय जुड़ा होता है। कॉपर लॉस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ट्रांसफार्मर से। अगला प्रश्न है, जल होता है वाटर इज। तो जल होता है ऑप्शन नंबर डी यानी चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों के लिए तरंगदैर्घ्य परास होता है। वेवलेंथ रेंज ऑफ एक्स रेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁶ मीटर तक। बल्ब का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई इज। तो कितना होता है दोस्तों 1.51 यानी ऑप्शन नंबर 1.31 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शक के सामान्य समायोजन में नली की लंबाई होती है। द लेंथ ऑफ ट्यूब इन नॉर्मल एडजस्टमेंट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है। डिस्पर्स पावर इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट आई। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, AZX नाभिक में ए होता है। तो दोस्तों इसका सही नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। अगला प्रश्न है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक U बराबर होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट U इज। तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 1.6605 × 10⁻27 kg। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो एक्टिव विघटन के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सही है? विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कालांतर होता है। फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंसेस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 = 2n+1 × 5। अगला प्रश्न है, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10⁹ कूलम वोल्ट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, सोडियम का कार्य फलन होता है। वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2.75 कूलम वोल्ट। अगला प्रश्न है, NOR गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर NOR गेट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बेस एच प्लस बी स्क्वायर बेस बी। अगला प्रश्न है, सामान्य ताप पर अपवाहक वेग लगभग होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट नॉर्मल टेम्परेचर इज नियरली। तो इसको सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।